वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह लेके आए हैं, जो कि आज उन सभी प्रश्नों को हम समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है वो कवक। कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, जबकि मृदा, फास्फोरस और प्रोटीन ये अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? मांसाहारी। वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको माना जाएगा? सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। एक मार्क का संबंध है। देखिए, जो एक मार्क होता है ना, वो गुणवत्ता से संबंधित होता है। किससे? गुणवत्ता से संबंधित होता है एक मार्क। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो शाकाहारी को रखा गया है वो किस में रखा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से आएंगे? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं। अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, इस तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसको सूर्य माना जाता है। कौन है? सूर्य है। सूर्य जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है। देखिए, जब एक जीव जो है बिना दूसरे सहवासी को प्रभावित किए अगर वो लाभ लेता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सहभोजी। उसको किस नाम से जानते हैं? सहभोजी नाम से जानते हैं। जब मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो जो मोर का पोषण तल है वो क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। कहाँ पे है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है ना? शीर्ष पर कौन है? मोर है। ठीक है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो वही होते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। कौन से? प्रथम चरण के उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का तात्पर्य होता है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है इकोसिस्टम कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो किसी परितंत्र में जो चक्रों का चक्रण है वो हम किस नाम से जानते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता किसको माना जाता है? शाकाहारी को। शाकाहारी को जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो जो उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये जो है पारिस्थितिक तंत्र हैं सर्वाधिक उत्पादक वाले। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा एबायोटिक और बायोटिक घटक। बायोटिक और बायोटिक घटक। ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन। तो मेघ बीजन जो होता है ना वो किससे होता है? उसको कराया जाता है सिल्वर आयोडाइड से। किसको? सिल्वर आयोडाइड से जो है हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है? तो जो द्वितीयक श्रेणी में रखा जाएगा उसको हम सांप को रखेंगे। देखिए मोर किसको खाता है? मोर सांप को खाता है, ठीक है ना। तो जो सांप क्या है? तो सांप मेढक है ना, मेढक के चूहे को, और इस प्रकार से जो श्रेणी बढ़ती जाएगी, पिरामिड बनता जाएगा, तो जो द्वितीयक पे आएगा वो सांप आएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वो उदाहरण कौन सा हो सकता है इसमें? तालाब जो है क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं, जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं, है ना, जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर जो है क्या है? मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक किसको कहते हैं? जीवाणु और कवक को। जीवाणु और कवक को हम पृथ्वी के अपमार्जक के नाम से जानते हैं, रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक किसको हम मानते हैं? तो जैविक घटक देखा जाएगा हमें पादप के रूप में। किसके रूप में? पादप के रूप में हम क्या देखते हैं? जैविक घटक को हम पादप के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो सांद्रण यहाँ पर पर्यावरण में पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन। कितना? 78%, है ना। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो कौन सा जीवीय कारक नहीं है? तो वो है चट्टान। चट्टान जो है जीवीय कारक नहीं माना जाएगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो आर का क्या तात्पर्य होता है? देखिए जो 3 आर हैं उसमें हम पहले क्या करेंगे? कम उपयोग, फिर पुनः चक्रण जिसको आप रिसाइकल कहते हो, फिर रीयूज कहते हो, है ना, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, है ना। तो जो कम उपयोग है, फिर पुनः चक्रण है, रिसाइकल करना है, और पुनः उपयोग रीयूज करना, है ना। तो ये जो है हमारे 3 प्रकार के आर हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, वो सिर्फ 10% होता है। कितना होता है? सिर्फ 10% होता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है ऊर्जा का स्थानांतरण अगर देखा जाए तो? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ पे हो रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। एक मेढक जो है एक टिड्डे को खा रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता का स्थानांतरण हो रहा है। आगे कहा जा रहा है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जा रहा है तो वो है समुद्र। क्या है? समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। प्रश्न अगला, मानव पर्यावरण संबंध एक कैसा संकल्पना है? तो मानव पर्यावरण संबंध एक जो है किस प्रकार का? धनात्मक संकल्पना है। कौन सा? धनात्मक संकल्पना है ना। आगे है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव हरे पादप होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण, तो इसमें कौन सहायक होगा? इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों जो है ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो कौन कौन से खतरों में शामिल होते हैं? तो ये बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा जो है ये किसमें है? पर्यावरण अपघटन के कारण है ना। अगला कहा जा रहा है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो जो पर्यावरण जागरूकता बढ़ावा दिया जाता है वो किसके अनुसार? ग्रीन ओलंपियाड के साथ। ग्रीन ओलंपियाड जो खेल प्रतियोगिता होती है उसमें पर्यावरण को जागरूकता बढ़ाया जाता है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाया जाता है। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होती? तो छात्रों में बदलाव लाना है तो हम क्या करेंगे कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, इनको शामिल करके हम क्या करेंगे? मानसिकता में बदलाव लाते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो जो पर्यावरण समस्या नहीं है, तो वो हम देखेंगे। देखिए, ये जल का विनाश, ये पर्यावरण समस्या है, वनों की कटाई है और भूमि क्षरण है। लेकिन जो जल का संरक्षण है, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बचाव है। ठीक है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानव पर्यावरण का घटक जो है धर्म, ये कोई घटक नहीं है, जबकि भूमि, समुदाय और परिवार एक घटक माना जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत देखिए, जो परिधन आवरण यानी कि जो आवरण किसको घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरा हुआ आवरण जो है वही पर्यावरण है। तो वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी क्या हैं? अंतःक्रिया का उदाहरण माना जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो सभी जीव हैं, भू आकृति कारक और जलवायु कारक, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग? देखिए, इसके पहले मैं एक बार बोल दिया था बीच में कि जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितना ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है? तो सिर्फ 10%। कितना? 10% जो है ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है एक पोषण से दूसरे पोषण में। प्रश्न अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय में, है ना, एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, हम स्रोत को जिसको मानते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है प्राथमिक स्रोत है। अगला, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वो सौर मंडल, ये सौर मंडल नहीं है, बल्कि मानव, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों हैं, लेकिन सौर मंडल नहीं है। तो सौर मंडल यह कौन सा घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण, तो पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या हो सकता है? वो चाहे आपकी भौतिकवादी सोच हो, भोगवादी प्रवृत्ति हो, या फिर पर्यावरणीय चेतना का अभाव हो, तो ये सभी क्या हैं? असंतुलन के कारक माने जाते हैं। पर्यावरण एक स्रोत है, तो पर्यावरण किसका स्रोत है? पर्यावरण जो है हम किस में रखेंगे? औषधि में, अधिगम में, ऊर्जा में, ये सभी किसके स्रोत हैं? पर्यावरण के स्रोत हैं। अगला देखते हैं, 10% नियम दिया गया, 10% नियम दिया गया, तो यह लिंडमान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लिंडमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक पर्यावरण में कौन कौन से शामिल हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी किसमें शामिल हैं? जैविक पर्यावरण में। आगे देखते हैं, एक चित्र दिखाया गया है, आरेख। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, शो क्या कर रहा है इसको आप देखिए। यहाँ पर एक सूर्य दिखाया जा रहा है ना, एक सूरज है, ठीक है ना, एक सूरज से 2 बकरी, है ना, 2 बकरी, उसके बाद 5 मनुष्य को शो किया जा रहा है। कितना? 5 मनुष्य को शो किया जा रहा है ना, 2 बकरी, एक सूरज और 5 मनुष्य, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो पर्यावरणीय मुद्दे कौन से माने जाएंगे? वो हमारे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी जो है पर्यावरण के मुद्दे माने जाएंगे। आगे है, ईबीएस का एकीकरण है, ईबीएस का एकीकरण, तो ईबीएस का एकीकरण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण क्या है? ईबीएस है। ईबीएस किसका एकीकरण है? वो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी कि उसको सम्मिलित किया गया है, इसको एक में डाल दिया गया है, ईबीएस बना दिया गया उसी को, है ना।
पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत देखा जाए तो फिर से वही आता है कि सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो वो आप देखोगे कि मछली, व्हेल और प्लावक ये क्या है? ये घासीय श्रृंखला नहीं है। ये जो श्रृंखला है ये घासीय मैदान की नहीं है। अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? वो है मृदा अपरदन। वो क्या है? मृदा अपरदन चारण का परिणाम है। आगे कहा जा रहा है, इसके पहले फिर से यही आया था, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन से होते हैं? तो ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है अपघटक। निर्माण में सहायक कौन सा होता है? अपघटक जो है ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं तो क्या होते हैं वनों के कटान से? हम ये देखते हैं कि वो चाहे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश करें या फिर जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है और मृदा अपरदन का भी प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये सभी जो है वन के कटान के प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। नदी मुहानों के लक्षण हैं। नदी मुहानों के लक्षण माने जाते हैं तो वो ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी जो है नदी मुहानों के लक्षण होते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। जो खाद्य श्रृंखला में जो हम लोग रसायनों का निरंतर मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जैव सांद्रण। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण। तो वो है जैव सांद्रण। क्या है? जैव सांद्रण। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैव सांद्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है तो वह जो वन है ना, वन के द्वारा ही जल चक्र नियंत्रित होता है। जल चक्र किसके द्वारा? वन के द्वारा नियंत्रित होता है। पेड़ों की कटाई घटाती है। जो पेड़ों की कटाई है ना वो किसको घटाएगी? वो वर्षा को घटा देती है। किसको? वर्षा को घटा देती है पेड़ों की कटाई। ठीक है, उसके बाद जो है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो हानिकारक कौन सा है? प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक धातु है। प्लास्टिक जो है बहुत ही हानिकारक धातु है। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। किसने गढ़ा था? तो यह गढ़ा गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पशुओं और पौधों के संबंध है उसी को हम कहते हैं, इनके अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं इसे हम, है ना। अगला देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? वो पौधा। पौधा क्या है कि यह एक अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं होगा। यह एक अजैविक नहीं है, जबकि वायु, मिट्टी, पानी ये सब अजैविक के भाग हैं। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जो कि यह बताया जा रहा है इसमें कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम क्या कहते हैं? जीवित भाग को ही हम कहते हैं जैविक कारक। क्या कहते हैं? जैविक कारक। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हमारे जो एक पावर है, एक एनर्जी है, एक कुछ करने की जो क्षमता है वो एक, है ना, एक जिज्ञासा है वो बढ़ती है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से। धन्यवाद।